बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है किरारदार मकासिद, जिसमें हम पढ़ेंगे किरारदार मकासिद और इसके अहम नुकात, पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल, 1956 के आइन की अहम खसूसियात और आइन की मनसूखी। पहला पॉइंट है किरारदार मकासिद। किरारदार मकासिद का पहला पॉइंट है अल्लाह ताला की हाकमियत, लेकिन इससे पहले हम इसका पस मंजर देख लेते हैं। 12 मार्च 1949 को उस वक्त के वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने कानून साज इदारे में एक करारदाद पेश की। यहाँ ये देखिए, पहले आप पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? नवाबजादा लियाकत अली खान। इन्होंने एक करारदाद पेश की और उस करारदाद के अंदर कुछ निकात की निशानदेही की, और वो निकात पाकिस्तान यानी अपने मुल्क के मुस्तकबिल के का दस्तूर बनाना था उसे, और इस मुल्क की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए वो ज़रूरी थे। कौमी असम्बली ने उस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर कर लिया। अक्सरियत से मुराद ये कि एक अक्सरियत ने उस बात को मंजूर किया, तो इस तरह करारदाद को उर्फ़ आम में किरारदार मकासिद के नाम से याद किया जाता है, और इसके अहम नुकात दर्ज झेल हैं। पहला उसका नुक्ता यह था कि अल्लाह ताला की हाकमियत। अल्लाह ताला की हाकमियत से मुराद ये है कि जो भी एज अ वजीर आजम या जो सदर के ओहदे पे फाइज होगा, वो वहाँ उस हुकूमत को अपनी हुकूमत नहीं समझेगा, बल्कि वो इस बात का हलफ उठाएगा कि असल हाकमियत अल्लाह ताला की हाकमियत है, और उस बंदे को अल्लाह ताला ने अपना नाइब बनाकर मुकर्रर किया, नाइब बनाया हुआ है, लेकिन असल हुकूमत किसकी है? अल्लाह ताला की। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इस किरारदार मकासिद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार उसी को हासिल है। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसमें अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप इसको आयत को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है। इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी। यहाँ हेडिंग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं हेडिंग्स को इसी तरह करेंगे। फॉलो द इस्लामिक वैल्यूज। इस्लामी वैल्यूज में क्या क्या चीज शामिल है? जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी, मुआशरती इंसाफ। जब तक ये चीजें किसी मुआशरे में रहती हैं तो वो मुआशरा एग्जिस्ट करता है, मजबूत रहता है, उसकी बुनियादें स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन जैसे ये चीजें उस मुआशरे से हटा ली जाती हैं, उठा ली जाती हैं, तो मुआशरा पस्ती की तरफ रवा दवा हो जाता है। नेक्स्ट है इस्लामी तर्ज जिंदगी। इस्लामी निज़ाम, मुकम्मल निज़ाम जो इस्लाम असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, तो वो एक बेहतरीन फुल पैकेज है। उसमें इस मुसलमान को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए बेहतर मुनासिब माहौल फराहम किया जाए, क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस्लामी ज़िंदगी के अंदर ही है। एक अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। कोई भी मुल्क होता है, वहाँ सिर्फ उसी मुल्क के बाशिंदे नहीं रहते, उन बाशिंदों के अंदर अक़लियतें भी शामिल होती हैं, यानी मिनॉरिटीज जो किसी दूसरे मज़ाहिब मसले के लोग जो दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं, ले वो तादाद में कम होते हैं, उन्हें हम अक़लियत बोलते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उन गैर मुस्लिम शहरियों के भी मज़ाहिब और अक़ाइद के मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी जाए, उनकी इस आज़ादी को ना छीना जाए। नेक्स्ट है बुनियादी हकूक़ की फ्राहमी। तमाम शहरियों को किसी नस्ली, मुआशरती, मुआशी और मजहबी तासुब के बगैर तमाम शहरी हकूक़ फ्राहम किए जाएँ। नस्ली, मुआशरती, मुआशी, मजहबी तासुब यानी इन फ़िरक़ों में पढ़कर, इन बातों में पढ़कर किसी के हकूक़ गस्ब नहीं किए जाएँ, बल्कि उनके हकूक़ उन्हें दिए जाएँ। वफाकी निज़ाम हुकूमत। किरारदार मकासिद में वजाहत कर दी गई कि पाकिस्तान का निज़ाम वफाकी जमहूरी होगा, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाया जाएगा। पसमानदा इलाकों की तरक्की। किरारदाद मकासिद में इस बात का आदा किया गया। आदा का मतलब होता है बेसिकली दोहराई करना, उसको दोहराया जाना, कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे, उन्हें तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाएगा। चूंकि इस मुल्क को अब एग्जिस्ट करना था, इसकी बुनियादें मजबूत करनी थी, तो इसके लिए इसके अंदर बहुत सारे इलाके, पसमानदा इलाके भी थे। पसमानदा इलाके वो होते हैं जो अपनी बेसिक ज़रूरियात से भी महरूम होते हैं। तो उन्होंने ये कोशिश की इसके अंदर ये बात दोहराई
दोहराई गई कि उन इलाकों को भी तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाने की कोशिश की जाएगी। अब है अदलिया की आज़ादी। करारदाद मुकासद इस बात का आदा किया गया, ये दोहराया गया कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल आज़ाद होगी और बगैर किसी दबाव के काम करेगी। जब तक अदलिया आज़ाद होगी फैसले सही होते जाएंगे, मुल्क में अदल और इंसाफ कायम रहेगा। लेकिन जैसे अदलिया किसी प्रेशर के तहत आ जाएगी तो अपने फैसले, अपने जो फैसले हैं वो ठीक से नहीं कर पाएगी। तो जब फैसला ठीक से नहीं कर पाएगी तो वो अदल इंसाफ नहीं रख पाएगी। जब अदल इंसाफ नहीं होगा तो मुआशरा बहुत जल्द पस्ती की तरफ गामजन हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट कंपलसरी है कि अदलिया को आज़ाद रखा जाए। उर्दू कौमी ज़ुबान, इस बात की निशानदेही की गई कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। अब इसकी अहमियत, करारदाद मुकासद की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में खुशी इत्मीनान की लहर दौड़ गई। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब दस्तूर बनाने का काम लोगों की ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक पूरा हो सकेगा, क्योंकि बेसिकली आम आवाम की भी यही ख्वाहिश थी, यही राय थी जो इस करारदाद के अंदर नवाबजादा लियाकत अली खान ने पेश की थी। करारदाद मुकासद की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद मुल्क में दस्तूर बनाने के काम का आगाज कर दिया गया। दस्तूर यानी आइन, कानून, इस मकसद के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बुनियादी असूलों की कमेटी का नाम दिया गया। पॉइंट नंबर 2, करारदाद मुकासद ने दस्तूर बनाने के लिए बुनियादी असूलों की निशानदेही कर दी। पॉइंट 3, करारदाद मुकासद पाकिस्तान में बनने वाले तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया शामिल की गई और 1985 और में 1973 के आइन में तरमीम करके इसे बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया। करारदाद मुकासद में इसको क्या कहा गया कि तमाम दसातीर में बतौर इब्तदाइया किसे कहते हैं, यानी वो जो दस्तूर था, वो जो कानून की एक बुकलेट थी, उसके शुरू का पेज जो है उसके अंदर इन तमाम पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया ताकि हर बंदा देखने वाला इसको देख सके। ये मैं आपको जरा दिखाती हूँ किस तरह। ये देखिए, जैसे ये आपकी बुक है तो ये आपकी बुक का फर्स्ट पेज ही, यानी ये आपकी बुक का इब्तदाइया है। और इस तरह अगर चैप्टर का देखें तो ये है, यानी कि स्टार्टिंग में वो सारी बात बता देना कि जो चीज़ आप उसमें पढ़ रहे हो कि क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं, वो चीज़ उसके अंदर बता देना, उसको बोलते हैं इब्तदाइया, यानी कि उसको बिल्कुल स्टार्ट में ऐड कर देना ताकि हर बंदा उसको पढ़ सके। नेक्स्ट है पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल। करारदाद मुकासद की मंजूरी के बाद इस बात का तयन यकीन तो हो गया कि मुल्क का दस्तूर किन बुनियादों पर बनाया जाएगा, यानी किन अहम पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाएगा। मुकासद कौन से थे? वही मुकासद जो पीछे पढ़ चुके, उन्हीं को देखकर पता चल गया कि ये अब मुल्क के अंदर किस तरह का दस्तूर बनेगा और ये आगे किस तरह काम करेगा। इस मकसद के लिए वफाकी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई, मगर आज़ादी के फौरन बाद ही पाकिस्तान ऐसे बेशुमार मसाइल का शिकार हो गया कि दस्तूर साजी पर भरपूर तवज्जो ना दी जा सकी। ये सारे पॉइंट्स आप पीछे पढ़ चुके हैं, यानी जैसे मुहाजिरीन की आबादकारी था शामिल, कत्ल गारत भी उस वक्त हो रही थी, मुल्क के अमूर भी बेहतर नहीं थे, असलहे की फैक्ट्रीज नहीं थी क्योंकि असासजात की गैर मुसावी तकसीम की गई थी, तो वगैरह वगैरह जो इस तरह के पॉइंट्स थे, उस वजह से सियासी अदब इस्तेहकाम और नाअहल क़यादत की वजह से हुकूमतें तेजी से तब्दील होने लगी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इन हालात के पेश नज़र आइन साज असम्बली 24 अक्टूबर 1954 को तोड़ दी और नई असम्बली के क़याम का ऐलान कर दिया। दस्तूर साजी की राह में हायल यानी उस राह में आने वाली रुकावटों में एक अहम रुकावट ये थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरकी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया और इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट के क़याम और आइन साज असम्बली के इंतखाबात के बाद दस्तूर साजी का काम काफी हद तक आसान हो गया था। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साजी के काम की तरफ पूरी तवज्जो से मुकम्मल किया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म यानी वो उस वक्त जो नए वज़ीर आज़म मुंतखब किए गए थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे, उन्होंने ये काम किया। वफाकी असम्बली ने नए आइन की मंजूरी दे दी। अब है आइन की अहम खसूसियात। इस खसूसियात इनके भी पॉइंट्स बना दिए गए हैं, मैं इन पॉइंट्स की हेडिंग बना दी गई है, मैं हेडिंग बोलती जाऊंगी और फिर वही बात जब ये लेक्चर एंड होगा तो इसके एक पिक अटैच कर दी जाएगी इस लेक्चर के साथ लास्ट में, तो आप वहां से देख अपनी बुक पे इनकी हेडिंग लिख सकते हैं वो बच्चे जो मेरे बोलने के साथ साथ नहीं लिख पाएंगे।
पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। इस आइन की अहम खसूसियात दर्ज झेल थी। नंबर 1 हेडिंग पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया, क्या तजवीज किया? पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया है। पॉइंट 2 हेडिंग वफाकी पार्लिमानी निज़ाम। ये डिसाइड किया गया कि मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाएगा। अल्लाह ताला की हाकमियत, हेडिंग दे ले, अल्लाह ताला की हाकमियत। आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत, इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का माहौल और अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने का ऐलान किया गया। नेक्स्ट हेडिंग शहरी हकूक। आइन में इस बात की निशानदही कर दी गई कि शहरियों को बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए अपनी सलाहियतों और उनके इजहार के लिए मुकम्मल शहरी हकूक फराहम किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग आज़ाद अदलिया। इस बात की जमानत फराहम की गई कि अदलिया अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए तमाम दबाव से आज़ाद होगी। आला अदालतों के जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हेडिंग कौमी ज़ुबानें। 1956 के दस्तूर के मुताबिक उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबानें करार दिया गया। आइन तहरीरी शक्ल। आइन की तहरीरी शक्ल या सिर्फ इसकी तहरीरी शक्ल, हेडिंग दे ली इसकी। 1956 के आइन को तहरीरी शक्ल में तहरीरी शक्ल में तैयार किया गया था। तहरीरी शक्ल में यानी उसको लिख लिया गया, लिखकर उसको उसके जो राइटिंग थी या उसके जो मसवदे थे उसको लटका दिया गया, लिखकर सामने पेश कर दिया गया। उनके जो चीज़ लिखी हुई होती है यानी वो कंफर्म बात होती है कि उसको उन्होंने पॉइंट्स को लिख लिया। आइन की मनसूखी, कि आइन को क्यों मनसूख कर दिया गया, कैसे मनसूख हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या रहे। 1956 का आइन 9 साल की अनथक मेहनत और कोशिशों के बाद मंजूर हुआ था। 1947 को पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद कौन सा आइन चलता रहा तरमीम के बाद? 1935 का। मगर पाकिस्तान के मखसूस हालात और सियासतदानों की बाहिमी चुपकलश कहते हैं लड़ाई झगड़े, अंदर की जलन, जमहूरी इदारे में फौजी और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत, ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत यानी अपर क्लास की बेजा मुदाखलत यानी बगैर किसी वजह के, आला क़यादत के फुकदान यानी कमी, आला क़यादत यानी अच्छे लीडर्स मुयस्सर नहीं थे, और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेजा मनमानी ने आइन को ज्यादा देर तक चलने ना दिया। 1956 का यह आइन 2 साल और 7 माह तक नाफिज रहा। यूं भी पूछा जा सकता है, सवाल आ सकता है यहाँ पे कि 1956 का आइन कितना अर्सा चला, तो ये 2 साल और 7 माह तक चला, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फौजी हुकूमत कायम कर दी, जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं, और तमाम इख्तियारात खुद संभाल लिए। यानी जब हुकूमत को बरतरफ करके आर्मी आ जाती है तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं और सारा कंट्रोल खुद संभाल लेते हैं। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1956 का आइन मनसूख कर दिया यानी ख़त्म कर दिया। तमाम वफाकी सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दी और खुद सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया। यानी इसका लुब्बे लबाब क्या है कि आइन को क्यों मनसूख किया गया। आइन को मनसूख करने में वही यहाँ से आंसर आ जाएगा कि इसके मखसूस हालात, सियासतदानों की बाहमी चुपकलश, जमहूरी इदारों में फौज और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत, आला क़यादत के फुकदान और गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात की बेजा मनमानी ने इस आइन के अंदर दरारें पैदा कर दी और इसको ज्यादा से चलने नहीं दिया, जिसकी वजह से रीजन यही हुई कि ये आइन मनसूख कर दिया गया। और उस वक्त गवर्नर जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, तो उन्होंने इस हुकूमत को ख़त्म करके इन सारे मामलात को, मुल्की मामलात को फौज के अंडर कर दिया और खुद सदारत का ओहदा संभाल लिया। इस तरह यानी इसको हम कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा दिया। हमने क्या पढ़ा इसका टॉपिक? किराएदार मकासद। इसके पॉइंट्स हमने दोबारा से देख लेते हैं। अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी इक़्तिदार की पाबंदी, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी हक़ूक़ की फ़राहमी, वफ़ाक़ी निज़ाम हुकूमत, पसमानदा इलाकों की तरक्की, अदलिया की आज़ादी, उर्दू कौमी ज़ुबान। फिर नेक्स्ट हमने देखा किराएदार मकासद की अहमियत, पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल। इसके अंदर हमने 56 के आइन की खसूसियात देखी और फिर आइन की हमने मनसूखी देखी। प्यारे बच्चों, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 किराएदार मकासद के अहम नुकात
آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایکسرسائز میں، یہ آپ کا کوشچن ہے، تو آپ اس کوشچن کو کمپلیٹ لرن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دستور سازی کے مراحل، صرف 2 ٹاپکس ہیں، آپ دونوں ٹاپکس کو لرن کریں گے اچھے سے، اور اس کا رسپانس آپ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی پھر وہی بات آپ مجھ سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. لکھنے کا کام اس میں کوئی نہیں ہے، اس میں لرننگ ہے. دونوں پوائنٹس کو، دونوں پیراگراف کو، دونوں ٹاپکس کو اچھے سے یاد کیجیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.